प्रैक्टिकल तरीके से हमें किन किन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना चाहिए अपना घर कंस्ट्रक्शन करते समय, पैसे कैसे बचा सकते हो, और क्लाइंट को भी अगर आप बता रहे हो तो कैसे प्रैक्टिकली बताओगे तो उनको भी अच्छा लगेगा, हाँ यार इन्होंने मेरे लिए सही कुछ बताया और एक्चुअली में इन चीज़ों से हम बहुत सेव कर सकते हैं पैसे को। कैसा लगा दोस्तों, मैं आप देख रहे हो सेल्फ यूनिक गाइस। आप ऐसे बहुत से ऐसे लोग होंगे जो कि अपना खुद का घर बनाने वाले होंगे, या फिर बहुत से ऐसे लोग होंगे जो कि अपने क्लाइंट्स के लिए घर बनाने वाले होंगे। तो उनको क्या सजेशन दे सकते हैं क्लाइंट्स को, और अगर आप खुद क्लाइंट है मींस आप खुद अपना कंस्ट्रक्शन करने जा रहे हैं, तो इन चीजों का अगर ध्यान रखेंगे तो आपकी मिस्टेक्स कम हो सकती हैं, आपके पैसे बच सकते हैं और आपको कोई प्रॉब्लम ना हो फ्यूचर में। इनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिनको हमें ध्यान रखनी चाहिए। क्या रखना चाहिए, सारे पॉइंट्स आपको क्लियर कर रहा हूं प्रैक्टिकल तरीके से, हमें किन किन चीजों का विशेष ध्यान रखना चाहिए अपना घर कंस्ट्रक्शन करते समय, पैसे कैसे बचा सकते हो, और क्लाइंट को भी अगर आप बता रहे हो तो कैसे प्रैक्टिकली बताओगे तो उनको भी अच्छा लगेगा, हाँ यार इन्होंने मेरे लिए सही कुछ बताया और एक्चुअली में इन चीजों से हम बहुत सेव कर सकते हैं पैसे को। तो क्या क्या चीजें होती है गाइस, सबसे पहली चीज, और कहां पैसे नहीं बचाने चाहिए वो भी मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि काफी लोग होते हैं कुछ जगहों पे कंजूसी कर देते हैं और कुछ जगहों पे जहां पर एक्चुअली पैसे डालना था वहां पर पैसे नहीं डालते। तो चलिए डिटेल में डिस्कस करते हैं। घर बनाने से पहले आज आपको क्या क्या चीजों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहली चीज गाइस, जहां पर थोड़े से आपको इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है, एक सिविल इंजीनियर की तरफ से गाइडेंस है, ठीक है, मैं एक सिविल इंजीनियर हूं, मेरे काम है आपको गाइड करना, आप इनको फॉलो करें तो आपके लिए बेहतर हो सकता है। तो घर का कंस्ट्रक्शन करते समय गाइस जो सबसे पहली चीज होती है, पहले साइट सबसे इंपॉर्टेंट है, क्या, साइट की विजिट। अगर आप साइट पर विजिट नहीं करेंगे कंस्ट्रक्शन से पहले, ठीक है, अगर आप क्लाइंट के लिए कर रहे हैं तो, और अगर क्लाइंट है तो क्लाइंट को भी अपने साइट को देखना चाहिए गाइस कि हमारा जो साइट है उस साइट में क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है और क्या क्या चीजें वहां पर अवेलेबल है। इन चीजों का हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि जब लोग साइट पर कंस्ट्रक्शन करने लगते हैं बाद में पता चलता है यार हमारे पास तो पानी का अरेंजमेंट ही नहीं है, वाटर सप्लाई ही नहीं है उस एरिया में। अब पहले तो बोरिंग करना पड़ेगा या फिर टैंकर का अरेंजमेंट करना पड़ेगा। तो पहले दिमाग में रख लीजिए, लाइट का पोल ही नहीं है तो डेफिनेटली अब लाइट की जरूरत तो पड़ेगी, तो लाइट के लिए क्या अरेंजमेंट हो सकती है। अभी साइट स्टार्ट नहीं हुआ है, कोई पैसा आपने नहीं डाले, पहले दिमाग में रखिए हाँ यार साइट का सब कुछ अरेंजमेंट हो जाए फिर उसके बाद कंस्ट्रक्शन। अब मटेरियल कहाँ रखेंगे, आप मटेरियल रखने के लिए अरेंजमेंट कर लो, क्योंकि कल को अचानक से आपके पास मटेरियल आ गया, रात को मटेरियल ही गायब हो जा रहा है। तो ऐसी चीजें ना हो उसके लिए पहले साइट पर जाइए, साइट पर देख लीजिए क्या यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन आराम से हो सकता है, मींस ट्रक वगैरह आ सकती है, गाड़ी कहाँ खड़ी हो सकती है, मटेरियल कहाँ रख सकते हैं, और ये साइट क्या सही है, लाइट वगैरह सब कुछ है, और क्या बोलते हैं ड्रेनेज सिस्टम के लिए कुछ यहाँ पर बना हुआ है, ये सारी व्यवस्थाएं हैं क्या। और उसके साथ साथ थोड़े से पैसे आप यहाँ खर्च करिए, इसको बचाना कोई समझदारी नहीं है। सॉइल इन्वेस्टिगेशन बहुत जरूरी होता है गाइस, क्यों, क्योंकि पता नहीं आपकी सॉइल में कौन सी फूटिंग लगेगी, ठीक है, कल को आपकी सॉइल की कंडीशन खराब है तो उसको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। उसी सॉइल के ऊपर पूरा घर का कंस्ट्रक्शन मींस जो 40-50 लाख आप डालने वाले हैं उसी सॉइल के ऊपर डालने वाले हैं, तो सिर्फ 5,000 से 6,000 के बीच में आपको आराम से सॉइल का इन्वेस्टिगेशन हो जाएगा। लैब में दे दीजिए, रिपोर्ट आ जाएगी कि सॉइल का क्या स्ट्रेंथ है, उसके बाद इस सॉइल पर कौन सी फुटिंग अच्छी रहेगी, सारा कुछ आपको सॉइल के बारे में पता चल जाएगा। याद रखिए सॉइल इन द सेंस आपकी बॉडी पर ही सारा वेट आने वाला है, तो पहले बॉडी की मजबूती तो देख लिया जाए कितना वेट सह सकता है, इसलिए प्लीज वहां पर आप दिखाइए। दूसरी चीज गाइस क्या होता है कि बहुत से कॉन्ट्रैक्टर जो होते हैं वो आपको बता देंगे इतने का कॉलम रख दो, इतने का बीम रख दो, भैया उनकी बात मत मानो। मुश्किल से 3 से 4 साल के बाद जब क्रैक्स आने लगते हैं, प्रॉब्लम्स आने लगती है, पता चलता है पीछे वाली बाउंड्री गिर गई, ऐसी प्रॉब्लम जब होती है ना वो नहीं दिखेगा, ठीक है, तो उनको साइड करिए। पहले फोकस करके आपको क्या करना है गाइस, थोड़े से पैसे से आपको स्ट्रक्चर डिजाइन कराना है। मैं ये नहीं कर रहा हूं कि आप मुझसे कराइए, किसी से भी कराइए, बट आपको स्ट्रक्चर्स डिजाइन करना ना बहुत जरूरी है। तो स्ट्रक्चरल डिजाइन के लिए जब आप भेजेंगे तो वहां पर डिजाइन हो जाएगा कि अच्छा सिस्मिक आते समय कैसे रिस्पॉन्स करेगी बिल्डिंग। अगर डायनेमिक सिस्मिक आ रहा है मींस डायनेमिक एनालिसिस वहां पर कर लिया, अगर बड़ी बिल्डिंग है तो, छोटी बिल्डिंग है तो स्टैटिक में कैसे रिस्पॉन्स करेगा। बेसिकली आज मैं टेक्निकल टर्म्स का भी यूज करूंगा क्योंकि इस वीडियो में मेरा फोकस है वो लोग भी देखें जो लोग की क्या बोलते हैं अपना घर बनाना चाहते हैं बट वो सिविल इंजीनियर नहीं है। तो भैया आप किसी स्ट्रक्चर कंसल्टेंट से नियर बाई में कांटेक्ट कर लीजिए, कांटेक्ट करके उनको बोलिए कि हमारा ये घर ऐसे हम बनाना चाहते हैं, इसके लिए आप बताइए कि क्या हम कॉलम साइज रखें, क्या फुटिंग साइज रखें, कौन सी फुटिंग रखें,
बहुत इंपॉर्टेंट है। घर ही सेटलमेंट हो जाता है, देखते हैं आप लोग टेढ़ा हो जाता है। ऐसी प्रॉब्लम्स ना हो तो आप सही चुनाव अभी कर लीजिए। लोड कितना आ रहा है, ग्लास का डोर रहेगा तो ग्लास का डोर का लोड कितना कंसीडर करेंगे, प्लास्टर का कितना रहेगा, ब्रिक का कितना रहेगा, फ्लोर फिनिश का कितना रहेगा, स्टेयरकेस का, ओवरहेड वाटर टैंक लगाया, पता चला बैलेंस ही खराब हो रहा है। कुल मिला के आपको स्ट्रक्चरल लोड एनालिसिस बहुत अच्छे से कर लेनी चाहिए। उसके बाद गाइस बिल्डिंग ओरिएंटेशन एंड लेआउट, क्योंकि देखिए सीधी सीधी बात है, कल को आपके बिल्डिंग में हवा ही नहीं आ रही है, किधर से आप एंट्री दे रहे हैं, सनलाइट ही नहीं आ रही है, सफोकेशन हो रहा है, स्मेल आ रही है। बिल्डिंग बन गया है बट अब बिल्डिंग में जब जा रहे हैं तो आपको स्मेल आ रही है, सनलाइट सही से एंट्री नहीं कर रही है, छाया ही छाया पूरे टाइम पर है, हवा किधर से आ रही है, आपके घर में हवा ही नहीं आ रहा है। इन चीजों के लिए सबसे अच्छा होता है वास्तु रूल। ठीक है, तो आप चाहे तो खुद से पढ़ लीजिए, वास्तु रूल बहुत बड़ा नहीं रहता है, बहुत इजी है, या फिर किसी वास्तु कंसल्टेंट्स के अकॉर्डिंग, मींस वास्तु के अकॉर्डिंग जो प्लानिंग करता है, जैसे हम लोग जितनी प्लानिंग करते हैं सब कुछ वास्तु के हिसाब से करते हैं, तो वास्तु के हिसाब से प्लानिंग करा लीजिए तो आपका ये टेंशन ही खत्म हो जाएगा कि सनलाइट किधर से आएगी और विंड किधर आएगा, वो वास्तु उसके लिए ही बना है। तो कुल मिला के इस पर आप विशेष ध्यान दें कि बिल्डिंग का लेआउट करने से पहले उसका ओरिएंटेशन क्या रखना चाहिए। उसके बाद गाइस सबसे बड़ी चीज़ है, जो हम खाएंगे उसके हिसाब से ही हमारा डिसीजन होगा कि हम कितने स्ट्रांग रहेंगे। यानी खाना इन द सेंस मटेरियल, भाई साहब आप मटेरियल जो है सभी मटेरियल्स आप जो भी आपके स्टैंडर्ड्स हैं, जैसे कि स्टील यूज करें तो P500 या P550 का यूज करें तो बेटर है। उसके साथ साथ जैसे आप सीमेंट यूज करें तो उसमें आप अच्छे क्वालिटी का सीमेंट यूज करें, चाहे फिर आप कोई, मैं सीमेंट का नाम नहीं लूंगा यहाँ पर, ठीक है, कोई भी मटेरियल का आप सीमेंट लें, मतलब जो बेहतर है, क्योंकि ये जो मटेरियल है ये आपके घर में लगने वाला है। इससे कंप्रोमाइज मतलब कल को प्लास्टर छोड़ रहा है, ठीक है, कल को ब्रिक्स अपनी स्ट्रेंथ छोड़ रही हैं, जो आपने ब्रिक वर्क किया था वो गिर रहे हैं, ये चीज़ें ना हो इसके लिए मटेरियल आप सीमेंट का सही चुनाव करें, स्टील का सही चुनाव करें और ब्रिक का सही चुनाव करें। अगर आपको लगता है मेरा हाई राइज बिल्डिंग है तो वहाँ पे आप एसी ब्लॉक्स यूज करें, अगर लगता है छोटी बिल्डिंग है तो आप रेड ब्रिक्स यूज कर सकते हैं। मीन्स जो भी मटेरियल यूज करें नंबर 1 का मटेरियल यूज करें। किसी के कहने पर कि नहीं इसकी जरूरत नहीं होती है, यही सैंड यूज कर लो, इसी सैंड से प्लास्टर भी कर दो, इसी सैंड से ब्रिक वर्क भी कर दो, नहीं करना है। ठीक है जी, हमको मटेरियल का सही चुनाव करना है, जो सबसे बेस्ट हो। यहां जो लागत जा रही है जाने दो, पैसे कहां बचाने मैं बताता हूं आपको। ठीक है जी, उसके बाद फाउंडेशन जो है, फाउंडेशन डिजाइन की स्वाभाविक सी बात है, आपकी बिल्डिंग किसके ऊपर टिकेगी गाइस, ठीक है, आपकी बिल्डिंग टिकेगी फाउंडेशन डिजाइन पर। अगर फाउंडेशन का डिजाइन ही सही नहीं है, स्वाभाविक सी बात है कि पूरी बिल्डिंग का लोड कैसे ट्रांसफर होगा सॉइल पर, सॉइल पर ट्रांसफर नहीं होगा तो हवा में तो रहेगा नहीं लोड। तो इसलिए फाउंडेशन डिजाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप स्ट्रक्चर कंसल्टेंट को बोलेंगे तो सॉइल के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बढ़िया तरीके से आपको फाउंडेशन का साइज दे देगा। यही साइज रखिए जो कि स्ट्रक्चर इंजीनियर ने बोला है, अपने मन से या फिर कॉन्ट्रैक्टर के मन से मत रखिएगा। अदरवाइज कॉन्ट्रैक्टर कोई वारंटी नहीं देगा और कुछ समय बाद आप परेशान होंगे, वो भी नहीं रहेगा, उसको भी वो बोलेगा हाँ ठीक है साहब हम तोड़ के दूसरा बना देते हैं। ऐसी सिचुएशन ना हो, इसके लिए आप एक स्ट्रक्चर कंसल्टेंट से जरूर मिले। यहां पर पैसे न बचाएं, मैं बताता हूं आपको पैसे कहां बचाने हैं। ठीक है जी, आइए नेक्स्ट चलते हैं गाइस। बस इतने से पॉइंट्स अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपका मैक्सिमम काम अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, क्या आपने बिल्डिंग बना दिया, ठीक है, आपने बिल्डिंग बना दिया, बाद में पता चला कि बिल्डिंग को अप्रूव ही नहीं करवाया था। आपके यहाँ पर जो कॉर्पोरेशन वाले हैं वो आके बोल रहे हैं, आपको नोटिस दे रहे हैं, काम को रोक दिया बीच में। ऐसी समस्याएं न हो, इसके लिए उसके लिए जो भी एफएसआई के अकॉर्डिंग प्लानिंग होती है, रेगुलेशंस होते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप अप्रूवल ले लीजिए, तभी कंस्ट्रक्शन करिए। ठीक है, कोई बोल दे कुछ नहीं होता कुछ नहीं होता, कल को टाउन प्लानर ने वहां से कुछ और निकाल दिया, क्या करोगे? 50-60 लाख रुपए डाल रहे हो, टाउन प्लानर ने अप्रूव नहीं किया है, जिसको टीपी बोलते हैं गाइस, ठीक है, टाउन प्लानर ने अप्रूव नहीं किया है। अब आपको क्या होगा, उस जगह का जो एक रेट होगा उससे बहुत नॉमिनल सा वो रेट आपको मिल जाएगा। आपने जो कंस्ट्रक्शन इतना महंगा किया वो कहां जाएगा गाइस? तो प्लीज इसका ध्यान दीजिए कि आप बिल्डिंग बनाने से पहले आपको जो भी 50-60 हज़ार 70 हज़ार आपके लैंड के अकॉर्डिंग वहाँ पर गवर्नमेंट की फीस होती है, जितना आप बिल्टअप कर रहे हैं उसका जो भी एरिया आ रहा है उसके हिसाब से आपको पे करना पड़ता है। 200 रुपये कहीं पर, हर जगह का अलग अलग रेट होता है। आपके कॉर्पोरेशन का पता कर लीजिए, पर वर्ग मीटर के हिसाब से, कुछ लोग पर स्क्वायर फीट के अकॉर्डिंग कुछ कॉर्पोरेशन लेते हैं, तो वो गवर्नमेंट फी पे करके एक अप्रूव करवा लीजिए ड्राइंग को, टेंशन फ्री रहेंगे जीवन भर, आप भी और आपके बच्चे भी। तो प्लीज यहां पर फोकस करिए, यह चीज जरूर कराना है, बिल्डिंग को पास जरूर करा लीजिए। ठीक है, इसके साथ साथ गाइज, ठीक है, सेफ्टी, ठीक है, आपको लगता है सेफ्टी से हमारा क्या लेना देना? सब कुछ आपका लेना देना है। कल को
उस किसी भी क्योंकि जो भी वर्कर काम कर रहे हैं वहां पर, उनको कुछ भी होता है सब कुछ आपकी कंसिडरेशन और साइट पर होना बहुत लाजमी है। कोई वायरिंग का काम कर रहा है, कल को गलती से टिकट कटा तो रिस्पॉन्सिबल कौन? आप। गवर्नमेंट बोलेगी भैया आपने सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को फॉलो किया क्या? आप किस कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू पे थे? कॉन्ट्रैक्टर बोल देगा हमारा तो कोई इनसे कुछ वही लेना देना नहीं है, इन्होंने लेबर रखा तो वो साइड हो जाएगा। ऐसी चीज़ें ना हो, इसके लिए सेफ्टी कंसिडरेशन के लिए जो छोटी छोटी चीज़ें, चाहे इसका फोल्डिंग्स हो, चाहे जो भी बेसिक बेसिक कंसिडरेशन है, चाहे हेलमेट्स हो, अगर आपका थोड़ा बहुत ही खर्चा हो रहा है लेकिन आपका फ्यूचर सिक्योर है, कल को कोई दुर्घटना ना हो, इसका विशेष ध्यान रखें आप सेफ्टी कंसिडर को लेके। और या फिर कॉन्ट्रैक्टर को बोल दे भैया ये क्लॉज में जोड़ लो कि सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी है। वो क्लॉज में जोड़ते नहीं है, बाद में जब बवाल होता है तो साइड हो जाते हैं। ठीक है, मैं एक लोग का नाम नहीं लूँगा, उनके यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक का काम हो रहा था। उनके यहाँ पर इलेक्ट्रिक का काम करते करते एक लेबर ने गलती से उसको वायर को टच कर लिया, ऑन द स्पॉट खत्म हो गया, ऑन द स्पॉट खत्म हो गया। और उसका तुरंत केस हुआ। और क्या बोलते, केस के बाद जो सो हुआ, सामने वाला अंदर गया, अंदर जाने के बाद फिर रिक्वेस्ट किया उस पार्टी को, रिक्वेस्ट करके एक ह्यूज अमाउंट पे किया, तब जाके उन्होंने केस को वापस लिया। मींस जितने का काम नहीं उतना उनका लग गया इसको मैनेज करने में। भाई साहब अंदर भी जाना पड़ा, अंदर से बाहर भी आना पड़ा, रिस्पेक्ट को भी लेके समझिए। मैं पूरा कुछ ब्रीफ नहीं करूंगा, आप समझिए कि हाँ बवाल हो सकता है। नेक्स्ट है गाइस जो कि बहुत ज़्यादा हम लोग फोकस नहीं करते, हमको लगता है घर बनाना इंपॉर्टेंट है, इससे क्या लेना देना है, और यही आपके बिल्डिंग को खराब कर देता है। पानी रस रहा है, रस रहा है, रस रहा है, फाउंडेशन वीक हो रही है, वीक हो रही है, वीक रही है, आपका घर खराब कर रहा है। तो वाटर मैनेजमेंट बहुत खतरनाक चीज़ है, इसको पहले ही प्लान कर लीजिए। मुझे पानी की सप्लाई इधर से देनी है, इधर से ड्रेनेज सिस्टम देंगे, इसको अभी प्लान कर लीजिए। जब आपका प्लान ऑटोकैड पर बन रहा था तभी, ठीक है। जब इनको बोलेंगे तो यहाँ पर जो भी कंसल्टेंट आपके लिए प्लानिंग बना के देंगे एफएसआई के अकॉर्डिंग, वही आपको ड्रेनेज का भी मीन्स दे देंगे, वायरिंग के लिए ड्रेनेज सिस्टम कहाँ कहाँ देना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, अब पैसे कहाँ बचाना है यहाँ बताता आपको। कॉस्ट एंड बजट मैनेजमेंट, कहाँ पर पैसे बचाना है, मटेरियल को सही तरीके से यूज करेंगे। खुद से अगर पॉसिबल हो, अगर आप बहुत रिच नहीं हैं, खुद से मटेरियल को अगर परचेस कर सकते हैं, आपके पास इतना वक्त है, ठीक है, तो प्लीज यहां पर वक्त दीजिए। क्योंकि कॉस्ट एंड बजट जो होता है वो कहां पर सबसे ज्यादा खेलता है, वो डिफरेंस यहां पर। इस समय जो आपको एक्चुअली कॉस्ट आएगी अपने कंस्ट्रक्शन को करने के लिए, 1200 रुपए से 1500 रुपए स्क्वायर फीट में लगभग कई जगहों पे, कुछ शहर को छोड़ दे जहां पर बहुत ज्यादा महंगाई है, तो 1200 से 1500 रुपए स्क्वायर फीट में आपका पूरा कंस्ट्रक्शन हो सकता है। यहीं पर पैसे बचा लीजिए। पैसे बचाना इन द सेंस कि जब ठीक है, कोई अगर कॉन्ट्रैक्टर होगा तो आपसे डेफिनेटली एडिशनल चार्ज लेगा, उसकी भी सर्विस है, नो डाउट, उनको लेना भी चाहिए। वो क्या एक्स्ट्रा 10% ले लें, एक्स्ट्रा 20% ले लें, वो चलेगा, लेकिन इससे खिलवाड़ ना करें। मीन्स जो होता है कि जो आपका प्राइस है वो सही आपको दे, इसको आपको विशेष ध्यान देना है। उनसे पूछ लीजिए कि आपका मटेरियल का कितना आ रहा है, प्रॉफिट आप ऊपर से जोड़ लीजिए, 10% 20%, उसे बोल दीजिए कि हम भाई मटेरियल आपको दे रहे हैं, खुद ही वो शांत हो जाएंगे। वैसे जनरली वो प्रीफर करेंगे नहीं हम मटेरियल हम ही लगाएंगे। मटेरियल में ही सबसे ज़्यादा वो पैसे की इधर उधर होते हैं। तो आप अगर कॉस्ट एंड बजट का ध्यान रखेंगे तो फिर क्या होता है, कभी कभी मैंने आपको बता दिया, आपका जितना स्क्वायर फीट है 1200 से मल्टीप्लाई कर दो, आपका पूरा काम बहुत बेहतर हो जाएगा अगर आप खुद से मटेरियल को परचेस कर रहे हैं तो। ठीक है, ये एक थंब रूल होता है बेसिकली, इसको क्या बोलते हैं, हाँ, ये 1200 रुपये में मैंने बेसिक बोला हुआ है। ठीक है, अगर एडवांस पे जाएंगे तो 1500 रुपये स्क्वायर फीट। और जो अंदर की फिनिशिंग है उसका कॉस्ट नहीं है। अंदर की फिनिशिंग क्या होती है गाइस, किचन में हम ऐसे सजाएंगे, सोफा ऐसे सजाएंगे, फॉल सीलिंग ऐसा सजाएंगे, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं ब्रिक वर्क, उसके साथ एक जो जरूरी नेसेसिटी जैसे कि डोर है, बाथरूम की सीट है, इन चीज़ों की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, इस पर भी अगर आपको एक वीडियो चाहिए तो बताइएगा, मेरे पास पूरा है, मैं केस स्टडी आपको दे दूंगा कि ये मटेरियल यूज करना चाहिए, मटेरियल यूज करना चाहिए। मैं चाहूंगा कि आप प्लीज कमेंट करें, मेरे पास हमने यूनिक सिविल का एक बनाया हुआ ऑलरेडी हम लोग ने, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं, कौन सा ब्रिक वर्क करना चाहिए, कौन कौन सा मटेरियल यूज करना चाहिए और क्या प्राइस लगभग उनके आएंगे। अगर आप चाहें तो मैं इनको पूरा ब्रीफ कर सकता हूं एक कंप्लीट प्रोजेक्ट में, कौन सा सीमेंट यूज करना चाहिए। मैं नाम तो एग्जैक्ट नहीं बताऊंगा, बस ये बोलूंगा हाँ ये ऑप्शन है जिसमें से आप जो प्रीफर कर लो। कौन सी फुटिंग यूज करनी चाहिए उसका भी मैं आपको बता सकता हूं। अगर आपको चाहिए इसके लिए मैं आपको पूरा डिटेल एक वीडियो बना सकता हूं कि क्या क्या मटेरियल्स हमें यूज करना चाहिए, स्टार्टिंग कहाँ से, कॉन्ट्रैक्ट में कौन कौन सी चीज़ों को ध्यान देना चाहिए जिससे कि आप फंसे ना। फंसे इन द सेंस गाइस, ये वर्ड को याद रखिएगा कि
कल को कॉन्ट्रैक्टर बोलेगा ये क्लॉज में नहीं था, तो क्लॉज में कैसे कैसे चीज़ों को ऐड कराना है, क्या क्या मटेरियल्स को ऐड कराना है, अगर आपको चाहिए क्लॉज कैसे बनाते हैं तो वो भी मैं दे दूंगा। जो सिविल इंजीनियर्स है उनके लिए तो बहुत जरूरी है, आई थिंक कमेंट करना चाहिए अगर आप यहाँ तक देख रहे हो, मतलब फोकस हो, आप एक्चुअली में डेडिकेटेड हो। सस्टेनेबल आजकल आज के टाइम में अगर आप सस्टेनेबल कंस्ट्रक्शन नहीं कर रहे हैं तो ये समझदारी नहीं है। आप छोटी छोटी चीज़ कर लीजिए, अपने घर में इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो जाएगा गाइस। क्या छोटी सी चीज़ करनी है, सोलर पैनल डाल दीजिए, इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो गया। थोड़ा सा रेन वाटर हार्वेस्टिंग का सिस्टम बना दीजिए, बहुत छोटे से खर्च में आपका घर का वाटर जो है स्टोर होने लगा, आपका वाटर लेवल अप हो जाएगा। अगर पॉसिबल है तो आप छोटी छोटे ग्रीनरीज इकट्ठा कर लगा दीजिए, आपके घर इको फ्रेंडली हो गया। ऐसी चीज़ों का ध्यान दीजिए। उसके अलावा ऐसे मटेरियल्स को अगर यूज कर पूरा सस्टेनेबल हाउस बना ले तो बहुत अच्छा है, वो तो मेरा तो ड्रीम होता है गाइस, ठीक है। बट अगर पॉसिबल है छोटी छोटी चीज़ को ध्यान दें तो बेहतर रहेगा। जैसे ग्रीन कंक्रीट आप यूज कर सकते हैं, आप छोटे छोटे क्या बोलते हैं बालकनी वगैरह पर अपने गार्डनिंग वगैरह का वर्क कर सकते हैं। मेन सस्टेनेबल जितना करेंगे उतना अच्छा रहेगा। बाकी अभी मटेरियल्स की मैं बात करूं तो मटेरियल्स में सीमेंट वगैरह को तो रिप्लेस करना थोड़ा कॉस्टली चला जाता है, इसलिए मैं उस पर डिस्कस नहीं करूंगा। बस सस्टेनेबल बिल्डिंग भी एक टॉपिक बनता है, ठीक है। आपको इंटरेस्ट है क्या सस्टेनेबल बिल्डिंग में, कमेंट करना गाइस, ठीक है। ये करना चाहिए, मुझे बहुत पसंद है। उसके गाइस क्वालिटी जो है इसके लिए चाहे तो आप किसी थर्ड पार्टी को हायर कर ले कि मेरा जो कॉन्ट्रैक्टर कर रहा है सब कुछ सही कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वो विजिट दे दें आपको। क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप मटेरियल बहुत अच्छा लेके आए, उन्होंने जो बीम का साइज रख दिया वो 6 इंच रख दिया, मतलब क्या निकला, ठीक है। उन्होंने बोला नहीं नहीं इससे काम हो जाएगा। काम होना अलग चीज है, मैं बिल्डिंग बना रहा हूं खुद के लिए, अपने आने वाले पीढ़ी के लिए, इसलिए यहां पर क्वालिटी से कंप्रोमाइज नहीं करना है। और लास्ट है गाइस, फ्यूचर प्रूफिंग कर लो भैया, नहीं तो पता चला लीकेज हो रहा है, ठीक है। पता चला मेंटेनेंस करने के लिए आपने कहीं सही से दिया ही नहीं है, आपने लिफ्ट लगाया, लिफ्ट के पीछे से जाने का कहीं रास्ता ही नहीं है, डक्ट वर्क ही नहीं किया हुआ है, पाइपिंग में पानी जाम हो गया, आप समस्या हो रही कि पाइप को तोड़े कहां से, वायरिंग सही से किया ही नहीं। ये जो फ्यूचर की चीजें हैं इनको प्लान पहले कर लो, ठीक है जी। ये रहा एक शॉर्ट तो नहीं रहा होगा, काफी बड़ा वीडियो बन गया होगा। एक वीडियो बना दिया हमने जिसमें बता दिया कि क्या क्या चीजों को ध्यान देना चाहिए। आपको चाहिए कि हम लोग क्या क्या कंस्ट्रक्शन करके देते हैं, किस किस प्राइस पर देते हैं, कमेंट करके बताना। नेक्स्ट वीडियो में मैं वो पूरा ब्रीफ कर दूंगा आपको, जहां तक लैपटॉप स्क्रीन पर या फिर यहीं पर बता दूंगा कि भाई ये मटेरियल्स यूज करना चाहिए, इतना प्राइस, और ये पूरा डिटेल कंस्ट्रक्शन का एकदम प्रैक्टिकल अप्रोच दे दूंगा आपको। ये तो मेरा गाइडेंस था कि क्या क्या करना चाहिए। इसके अलावा अगर आपको ये सीखना है कि कौन कौन सा मटेरियल यूज करना चाहिए तो भाई साहब उसके लिए आप मुझे कमेंट करेंगे, तो नेक्स्ट में वीडियो में मैं बता दूंगा कि आपको कॉन्ट्रैक्टर से बात करना चाहिए कि मुझे ये मटेरियल चाहिए और ये कॉलम साइजेस चाहिए, ये फुटिंग चाहिए, सब कुछ ब्रीफ कर दूंगा। टंकी किस तरह के चाहिए, कौन सी टंकी बेस्ट होती है, जो पानी की टंकी आप लगाएंगे कौन सी बेस्ट होती है, वायरिंग के लिए कौन सा पाइप लगाएंगे, सब कुछ चाहिए। कमेंट करना, नेक्स्ट वीडियो उसे बनाएंगे। चलिए, जय हिंद, जय भारत।